हेलो स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट सेकंड को देखने वाले हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें मेनली आपका बस दो ही यूनिट है। यूनिट वन के अंदर बेसिक कंसेप्ट्स उन्होंने दे रखे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के कैसे डिफर करता है। इट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट। मेन आपका यूनिट टू है जिसके अंदर सारी चीज़ें आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कवर हो रहा होगा, ठीक है। और यूनिट टू आपका क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, जिसके अंदर हम मेनली डिमांड के बारे में पढ़ रहे होंगे कि डिमांड क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, फंक्शंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम देख रहे होंगे, ठीक है। कि कोई भी कंज्यूमर बिहेव कैसे करता है डिमांड के रेफरेंस में, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले डिमांड क्या, मीनिंग क्या होता है डिमांड का। तो बेसिकली अगर इकोनॉमिक्स के अंदर मैं बात करूं तो डिमांड का मतलब यह है कि बोथ द डिजायर टू परचेज एंड एबिलिटी टू पे फॉर अ गुड। मान लो कोई भी गुड्स है, अगर मैं उसे खरीदने की इच्छा रखता हूं, साथ ही में मेरे पास इतनी एबिलिटी भी है कि मैं उसे खरीद सकूं, जब ये दोनों चीज मिल रही होती है तो वहां पे हमारा डिमांड अराइज होता है, उस चीज को हम डिमांड कहते हैं। सिर्फ अगर हमारा डिजायर है कि मैं इस चीज को खरीद पाऊं, फॉर एग्जाम्पल मान लो मर्सिडीज, ठीक है, इच्छा मेरी है कि मैं मर्सिडीज खरीदूं, बट हमारे पास इतने फंड्स नहीं है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो वो सिर्फ वांट्स हो गए, डिमांड उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। बट एट द सेम टाइम मान लो हमने हुंडई वर्ना का एग्जांपल ले लेता हूं मैं, वहां मुझे खरीदने की इच्छा भी है और हमारे पास इतने पैसे भी हैं, तो उसे हम डिमांड कहेंगे कि चलो भाई मैं वरना की डिमांड कर रहा हूं क्योंकि मेरी इच्छा भी है वरना खरीदूं और मेरे पास इतने पैसे भी हैं। तो आप समझ रहे हैं मेजर कंसेप्ट इसके अंदर क्या है कि ये दो चीजें आपको याद रखनी है, एक तो डिजायर टू परचेज एंड साथ ही साथ एबिलिटी टू पे फॉर अ गुड्स, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड जो है ये बहुत ही बेसिक चीज है, आपको पहले ही पता होगी कि प्राइस और डिमांड के अंदर, ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप होती है, बस यही लॉ ऑफ डिमांड है आपका। देख सकते हैं आप, द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेसेस द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। एक फंक्शनल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती है और वो रिलेशनशिप कैसी होती है, इनवर्स रिलेशनशिप होती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। इसका मतलब क्या है, मान लो किसी चीज की, किसी गुड्स की अगर प्राइस रेज हो गई तो हम जनरली क्या करते हैं कि अपनी उस पर्टिकुलर गुड्स की क्वांटिटी डिमांड जो है उसको हम रिड्यूस कर देते हैं। मान लो आप दुकान में गए, ठीक है, आप दुकान में गए, सपोज आपको कोई बिस्किट लेनी है, ठीक है, सेम बिस्किट जो आपको पहले 10 रुपए की मिल रही थी, मान लो अब वो उसकी प्राइस रेज होके सेम पैकेट अगर 15 की मिल रही है, तो आप सबसे पहले क्या देखोगे कि आप देखोगे कि वैसे ही बिस्किट कोई और है क्या जो 10 रुपए की मिल रही है। अगर है तो आप डेफिनेटली उस बिस्किट के साथ जाओगे क्योंकि इस बिस्किट की प्राइस यहाँ पे रेज हो गई है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जैसे ही प्राइस रेज हुई तो उस पर्टिकुलर बिस्किट की डिमांड कम हो गई, ठीक है। यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल ने भी इसे एक्सप्रेस किया था, क्या कहा था उन्होंने कि द लॉ ऑफ डिमांड सेज द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज विद द फॉल इन प्राइस एंड डिमिनिशेज विद द राइज इन प्राइस। मार्शल ने भी यही कहा था कि जैसे ही किसी भी गुड्स की प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, और जैसे ही किसी गुड्स की प्राइस राइज होती है तो उसकी डिमांड फॉल कर जाती है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आपका है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल कुछ भी नहीं है, बेसिकली ये एक टेबुलर फॉर्म में आपका दिया रहता है कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे क्वांटिटी, डिमांड की क्वांटिटी क्या होगी, ठीक है। क्या है, इट इज अ टेबुलर फॉर्म इन विच व्हाट वी एक्सप्रेस द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कि at each particular price, suppose if there is a price of 5, तो ठीक है, अगर किसी चीज की दाम 5 रुपए है तो हमारी क्वांटिटी डिमांड उस केस में 1 यूनिट है। सिमिलरली जैसे ही प्राइस कम हुई, 4 पे आई तो हमने 2 क्वांटिटी डिमांड किया, 3 अगर प्राइस हुई तो हमने 3 यूनिट ऑफ क्वांटिटी को डिमांड किया। तो बेसिकली ये टेबुलर फॉर्म में जो है इसे हम डिमांड शेड्यूल कहते हैं, ठीक है। मार्केट डिमांड क्या है, मार्केट डिमांड कुछ नहीं होता, हर एक इंडिविजुअल की डिमांड जो है जब उसको हम सम अप करते हैं तो एक मार्केट डिमांड क्रिएट होता है। मान लो कि एक कोई मार्केट है जिसके अंदर 50 इंडिविजुअल हैं, तो उस 50 इंडिविजुअल का जो हर एक का जो अपना इंडिविजुअल डिमांड होगा, जब हम उनसे सम अप करेंगे तो एक मार्केट डिमांड हमें मिल रहा होगा, ठीक है। द मार्केट डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी इज डिराइव्ड बाय एडिंग द क्वांटम डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी बाय ऑल द इंडिविजुअल्स कंस्टिट्यूटिंग द मार्केट, ठीक है।
जैसे कि आप यहाँ ग्राफिकल फॉर्म में भी देख सकते हो, ए की डिमांड कर्व ये थी, बी की डिमांड कर्व ये थी और सी की डिमांड कर्व ये थी। तो हमने जब तीनों को सम अप कर दिया तो ये आपका टोटल डिमांड कर्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, की कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डिमांड को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, डेफिनेटली सबसे पहला फैक्टर, जो सबसे पहला जो चीज है जिससे डिमांड डिटरमाइन होता है वो क्या है, वो आपका प्राइस है। लेकिन प्राइस के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपका डिमांड डिटरमाइन करता है। तो एक बार चेक करते हैं कि कौन कौन से वो फैक्टर्स है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे हमारा डिमांड डिटरमाइन होता है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, टेस्ट एंड प्रीफरेंसेज ऑफ द कंज्यूमर्स। सपोज आपका टेस्ट, जैसे मान लो आप एक कंज्यूमर हो, ठीक है, आपको ऐसे कपड़े पसंद हैं जो ट्रेंडिंग कपड़े पहनना पसंद है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपका टेस्ट क्या है, ट्रेंड्स में टेस्ट है। वहीं एक सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे एक दूसरा कंज्यूमर है जिसे जो ट्रेंड को इतना फॉलो नहीं करता, जो एक बेसिक कपड़े की ही डिमांड करती है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, दोनों का टेस्ट अलग अलग है, दोनों की प्रीफरेंसेस अलग अलग है। ठीक है, तो ये आपका एक मेजर फैक्टर हो गया। मान लो एक मार्केट है, वहां पे सारे इंडिविजुअल ऐसे हैं जो हमेशा ट्रेंड को फॉलो करते हैं, तो उस मार्केट के अंदर हमें देखा जाएगा कि बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो सिर्फ ट्रेंडिंग कपड़े जो हैं वही मिल रहे हैं, क्योंकि वहां के जो इंडिविजुअल है, वहां के जो कस्टमर है वो ट्रेंडिंग कपड़े की डिमांड करते हैं। सिमिलरली देयर इज एन इलीट क्लास सोसाइटी, जहां पे क्या है कि लोग बेसिक्स जो होते हैं, जो क्लासिक कपड़े जो हमेशा ट्रेंड में रहते हैं, जो वर्सेटाइल हैं, ऐसे कपड़े की डिमांड करते हैं। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि उस मार्केट में हम ऐसा देखते हैं कि वो वर्सेटाइल कपड़े या वो बेसिक्स जो हैं वो ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर केस में टेस्ट एंड प्रेफरेंस कंज्यूमर का क्या है, वो बेसिक्स है। और एक ऑन द अदर हैंड दूसरे केस में क्या है कि हमारा टेस्ट कैसा है, ट्रेंडिंग कपड़ों का। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, इनकम्स ऑफ द पीपल। बहुत ही इजी पॉइंट, मान लो आपकी पहले इनकम क्या थी, 10 रुपए थी, अब बढ़ के 20 रुपए हो गई। ऑब्वियसली आप एक बेटर फूड खरीद पा रहे होगे, ऑब्वियसली आपका डिमांड बढ़ रहा होगा। सपोज पहले आप 2 क्वांटिटी किसी चीज की खरीद रहे थे, तो अब आप शायद 3 या 4 खरीदोगे, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड से यहाँ पे क्या मतलब है, 2 टाइप्स के रिलेटेड गुड होते हैं। सबसे पहला तो सब्सटीट्यूट और दूसरा कॉम्प्लीमेंट। सब्सटीट्यूट से क्या मतलब है कि 2 गुड्स जो कि इक्वल सेटिस्फैक्शन दे सके। ठीक है, जैसे कि टी एंड कॉफी। तो अब मान लो टी की प्राइस बढ़ गई तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, उससे क्या होगा कि कॉफी की डिमांड उस पॉइंट पे क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि टी वाले लोग कॉफी पे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि लगभग दोनों एक ही चीज को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब मान लो कार एंड पेट्रोल, जो कि मतलब दोनों साथ में यूज होते हैं, हम किसी एक को अकेले यूज नहीं कर सकते। मान लो आपके पास सिर्फ कार है और आपके पास पेट्रोल है ही नहीं, तो आप कार का यूज नहीं कर सकते। सिमिलरली सिर्फ पेट्रोल का आप क्या करोगे जब आपके पास कार ही ना हो। तो इस केस में क्या होता है कि जैसे कार की प्राइस बढ़ी तो पेट्रोल की भी प्राइस बढ़ जाती है, और उसी तरह मान लो अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ी तो कार की भी प्राइस बढ़ती है। नेक्स्ट आपका क्या है, फोर्थ है द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट। ठीक है, अब कितने कंज्यूमर, मान लो एक मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर हैं, तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ रही होगी। नेक्स्ट आपका क्या है, चेंजिंग इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मान लो हम अभी कंजम्पशन को कम करना चाहते हैं। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पे हम कितना कंज्यूम करना चाहते हैं और हम कितना सेव करना चाहते हैं। ठीक है, मान लो एक पॉइंट पे हम कंजम्पशन को अपना कम करना चाहते हैं, और कुछ कस्टमर होते हैं ना मार्केट के अंदर जो कि अपने कंजम्पशन को एक पर्टिकुलर टाइम पे कम कर देते हैं और सेविंग को बढ़ाते हैं। तो ये भी चीज आपका डिमांड डिटरमाइन करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन विथ रिगार्ड टू फ्यूचर प्राइस। इसका मतलब क्या है कि मान लो हम एक प्रिडिक्शन करते हैं कि फ्यूचर में, जैसे कि अभी गर्मी आ रही है, ठीक है, तो गर्मी के अंदर क्या है कि एसी कूलर इन सब की प्राइसेस बढ़ रही है। तो ये चीजें हम बेसिक हैं, ये चीजें हम प्रिडिक्ट कर सकते थे विंटर के टाइम पे कि चलो भाई गर्मी के दिन में एसी कूलर रेफ्रिजरेटर इन सब की प्राइस बढ़ेगी। तो उस टाइम तो हमने एक प्रिडिक्शन किया, तो प्रिडिक्शन से भी हमारी डिमांड क्या होती है, डिटरमाइंड होती है। हमने फ्यूचर प्राइस को प्रिडिक्ट किया कि फ्यूचर में मान लो समर के टाइम पे इन सब चीजों की प्राइस बढ़ेगी, तो हमने विंटर के टाइम पे ही इन सब चीजों को खरीद लिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6th पॉइंट। 7th पॉइंट क्या कहता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, मोर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन सोसाइटी लीड्स टू हाइयर डिमांड। इसका मतलब क्या है कि
एक सोसाइटी है उसके अंदर अगर इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी तो डिमांड ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या है कि मान लो एक सोसाइटी है जिसमें से 50% लोग बिल्कुल ही पुअर हैं, जिनकी इनकम मान लो महीने की 10 रुपए है, ठीक है, और जस्ट फॉर द एग्जाम्पल, और वहीं पे एक ग्रुप है जिसकी महीने की इनकम 50 रुपए है, तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इस केस में क्या होगा कि डिमांड कम होगी। 10 रुपए वाले क्या करेंगे, बेसिक नेसेसिटीज ही इनकी 8 से 9 रुपए में हो रही है, और सिमिलरली 50 रुपए वाले क्या करेंगे, मैं मानता हूँ कि जैसे इनकी इनकम ज्यादा है तो डेफिनेटली ये कुछ अच्छी चीजें डिमांड करेगी, इनकी डिमांड थोड़ी सी हाइयर होगी, बट इतना भी नहीं होगा, तो ये क्या करेंगे, मान लो 15 से 20 रुपए भी अगर इन्होंने खर्च किया तो ये 30 रुपए सेव कर रहे हैं, ठीक है। वहीं पे अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती, मान लो दोनों ग्रुप की इनकम 25-25 रुपए होती, अभी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि यहाँ से मान लो हमने 8 ले लिया, यहाँ से 15 ले लिया, ठीक है, तो ये 23 हो रहा है, सिर्फ 23 डिमांड क्रिएट हो रहा है। बट वहीं पे यहाँ पे मान लो एक बेसिक जो नीड सेटिस्फाई हो रही है वो मान लो 16 की हो रही है, दोनों अगर 16 डिमांड करते तो ये 32 डिमांड क्रिएट होती। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमें सोसाइटी में जब भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम देखने को मिलता है तो उस पर्टिकुलर सोसाइटी की डिमांड ज़्यादा होती है। तो ये सातों पॉइंट को आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। अच्छा, डिमांड कर्व, डिमांड कम ज्यादा जब होती है, एक होता है आपका शिफ्ट इन डिमांड कर्व, जिसके अंदर क्या होता है कि पूरा का पूरा आपका डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो रहा होता है राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। एक होता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, जिसके अंदर डिमांड कर्व तो शिफ्ट नहीं होता, हम सेम डिमांड कर्व के अलोंग मूव करते रहते हैं। और ये किस कारण बस होता है, ये होता है प्राइस के कारण से, ठीक है। मान लो जैसे हमने पहले हमारा प्राइस P2 था, ठीक है, तो हम Q2 क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, ठीक। अब मान लो प्राइस अगर बढ़ के P1 आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी घट के Q1 पे आ गया हमारा। सिमिलरली अगर प्राइस घट के P3 पे आ गया तो क्वांटिटी बढ़ के Q3 पे आ जाएगी। अब आप इस केस में देखो, जैसे प्राइस हमारी बढ़ी तो ये क्वांटिटी डिमांडेड घट रही है, सिमिलरली जैसे ही प्राइस घटी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है। और आप दोनों केस में ये देखते हो कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व हो रही है, ठीक है। वही चीजें हैं, आप एक बार वीडियो पॉज करके नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट आपका शिफ्ट इन डिमांड कर्व, मैंने पहले भी बताया, इसके अंदर क्या है कि फैक्टर अदर देन प्राइस, ठीक है। हमने अभी देखा क्या, डिमांड बहुत सारे फैक्टर से डिटरमाइन होते हैं, जो मेजर फैक्टर है वो प्राइस है, उसके अलावा इनकम से डिटरमाइन होते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द पीपल, ठीक है। इसी तरह हमने 2-3 पॉइंट्स अभी पीछे देखा, ठीक है। तो जब when there is a change in factor other than the price then there will be the shift in demand curve। वही चीजें यहाँ, when demand changes due to factors other than the price there is shift in whole demand curve, ठीक है। मान लो हमारी इनकम बढ़ गई, ठीक है, तो इनकम जैसे ही बढ़ी तो पहले हम अगर ये डी डैश, मान लो पहले अगर हम डी डिमांड कर रहे थे और किसी कारणवश अगर इनकम हमारी घट रही है तो यहाँ पे हम डी डैश डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर इनकम बढ़ गई तो हम हमारी डिमांड, पूरी की पूरी डिमांड ही बढ़ जाएगी। क्लियर है आपको। नेक्स्ट आपका है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से आपका क्या मतलब है कि इसके अंदर बेसिकली हमें ये देखना होता है कि एक परसेंटेज चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांड जो है वो कितनी से चेंज हो रही है, अगर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज चेंज हमें प्राइस में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि इससे हमें ये पता चलता है कि अगर 2% से प्राइस हमारी चेंज हो रही है तो उसका डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्या ये 0% से चेंज होगी, क्या ये 2% से ही चेंज हो जाएगी, या क्या ये 4% से चेंज हो जाएगी। मतलब कुछ भी कि अगर प्राइस के अंदर कोई चेंज है तो उससे क्वांटिटी डिमांडेड में हमें कितनी चेंज देखने को मिलेगी, ये हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिटरमाइन करता है। आप चेक करेंगे यहाँ क्या है, द प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कॉमनली नोन एज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड refers to the responsiveness and sensitiveness of demand for a product to the changes in its price. In other words, the price elasticity of demand is equal to
प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस। ठीक है, इसका फॉर्मूला आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इंटू इनिशियल प्राइस इंटू इनिशियल क्वांटिटी। ये क्या है आपका चेंज इज क्वांटिटी। सपोज पहले हम क्या कर रहे थे, पहले अगर हम 10 क्वांटिटी था तो अभी हम 12 डिमांड कर रहे हैं, तो ये चेंज कितनी हो रही है 2। और प्राइस मान लो पहले 5 रुपए थे तो अब कितने 4, ये कितने से चेंज हो रही है 1 से। अभी इनिशियल प्राइस हम देखेंगे, प्राइस पहले कितनी थी 5 और इनिशियल क्वांटिटी 10। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है कि हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 to 1 है, यानी कि जितने यूनिट से या हम कहें जितने प्रोपोर्शन से प्राइस चेंज हो रही है उतने ही प्रोपोर्शन से आपका क्वांटिटी भी चेंज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके अंदर क्या है कि हमें 3 मेथड जनरली आपके सिलेबस में दिया गया है कि 3 मेथड आपको पढ़ना है। पहला तो परसेंटेज मेथड अभी मैंने बता ही दिया कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस इंटू इनिशियल प्राइस इंटू इनिशियल क्वांटिटी, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। नेक्स्ट आपका टोटल आउटले मेथड है। इसके अंदर कुछ नहीं, आपको प्राइस इंटू क्वांटिटी करने हैं। ठीक है, जिससे आपका टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। और यहाँ से हम कैसे पता लगा सकते हैं, मान लो जैसे कि प्राइस और टोटल आउटले, प्राइस और ध्यान से सुनना, प्राइस और टोटल आउटले और वी कैन से टोटल रेवेन्यू के अंदर जब इनवर्स रिलेशनशिप होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, डिमांड हमारा क्या है इलास्टिक है। ठीक है, और वहीं पे अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो हमारा यूनिटरी इलास्टिक है। इनवर्स रिलेशनशिप से क्या मतलब है, मान लो प्राइस अगर घट रही है, ठीक है, प्राइस अगर घट रही है और इससे टोटल रेवेन्यू बढ़ रही है तो ये क्या होगा इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड क्लियर है आपको ये चीज। सिमिलरली अगर प्राइस बढ़ रही है और टोटल रेवेन्यू क्या हो रही है घट रही है, फिर उस केस में भी क्या होगा हमारा इलास्टिक डिमांड। ठीक है, अभी इलास्टिक डिमांड क्यों है, सबसे पहले आप ये समझो कि अगर प्राइस घट रही है और टोटल रेवेन्यू बढ़ रही है तो बीच में ये फैक्टर कौन है जो ये टोटल रेवेन्यू को बढ़ा रहा है, क्योंकि प्राइस तो घट रही है। तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो आपका मेन फैक्टर है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही प्राइस घट रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, जिसके कारण हमारा टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है। क्लियर है आपको, मैं एक बार रिपीट करता हूँ, जैसे ही हमारा प्राइस घट रहा है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है और जिसके कारण टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीटली फॉलो हो रहा है, तो इस केस में हम क्या कहेंगे डिमांड इज इलास्टिक। सिमिलरली अगर प्राइस घट रही है और टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट है या बढ़ रही है, टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट है, तो इस केस में हम क्या देख रहे होंगे, इस केस में क्या होगा कि आपका यूनिटरी इलास्टिक होगा। सिमिलरली अगर डायरेक्ट रिलेशन है कि प्राइस अगर बढ़ रही है और क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ रही है तो हम कहेंगे इन इलास्टिक डिमांड है, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हो रहा है। क्लियर है आपको, ये चीज आप चेक करेंगे। वेयर देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल आउटले डिमांड इज इलास्टिक। क्लियर। नेक्स्ट आपका पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड, जिसके अंदर क्या होता है कि हमें पॉइंट जनरली लेना होता है लोअर सेगमेंट्स ऑफ द डिमांड कर्व बिलो द गिवन पॉइंट अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड अबव द गिवन पॉइंट। आपको बस इसके अंदर फॉर्मूला ये याद रखना है, ज्यादा कुछ इसके अंदर से आपको नहीं पूछ रहा होगा। ठीक है, आपको मेन वो दो मेथड्स जो हैं वो बढ़ते हैं। अब यूनिट आपका समाप्त हो चुका है। इस तरह से बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस के थ्रू हम अपने कॉन्सेप्ट को और ब्रश अप करेंगे। क्लियर है। तो यूनिट 2 के अंदर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये कहता है इंक्रीज इन डिमांड इज काउज्ड बाय, बताएं। ऑप्शन ए कह रहा है इंक्रीज इन टैक्स, हायर सब्सिडीज, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, डिक्लाइन इन पॉपुलेशन। हमें पता था कि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, ये तो ऑब्वियस ही चीज है कि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगा। अगर मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग हैं तो डिमांड ऑब्वियसली बढ़ेगी। बट यहाँ पे क्या है डिक्लाइन इन पॉपुलेशन, डिक्लाइन इन पॉपुलेशन से डिमांड डिक्रीज होती है, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट आपका देखो ए इंक्रीज इन टैक्स, अगर टैक्स रेट बढ़ा दिया जाए
तो क्या डिमांड बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं बढ़ेगी जी, नहीं बढ़ेगी ना, क्योंकि लोगों की इनकम अल्टीमेटली कम हो रही है। ठीक है, अगर टैक्स ब्रैकेट बढ़ा दिया जाए तो लोगों की इनकम तो कम हो रही है, और हमें पता है इनकम और डिमांड के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप्स है। तो क्या होगा? टैक्स बढ़ाने से डिमांड कम होगी। क्लियर है ये चीज? तो ये भी नहीं होगी। हायर सब्सिडी, अभी हायर सब्सिडी से क्या मतलब है? हायर सब्सिडी गवर्नमेंट के थ्रू उसे ऑलरेडी मिल रही है, तो लोग डिमांड क्यों ही करेंगे गुड्स को? उनकी नीड्स तो सेटिस्फाई हो रही है ना, तो इससे भी डिमांड नहीं बढ़ेगी। लेकिन यहाँ है इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अगर किसी बॉन्ड्स पे, अगर किसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी पे लोगों को हायर इंटरेस्ट मिल रही है, तो लोग क्या करेंगे? अपने डिमांड को इंक्रीज करेंगे, मनी डिमांड को इंक्रीज करेंगे, उन्हें पैसा ज़्यादा चाहिए ताकि उसे वो वहाँ इन्वेस्ट कर सके। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, द मूवमेंट ऑन और अलोंग द गिवन डिमांड कर्व इज नोन एज, मूवमेंट ऑन और अलोंग द डिमांड कर्व इज नोन एज एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। बिल्कुल सही ऑप्शन है। शिफ्ट इन डिमांड कर्व हमें पता है कि ये अलग होता है, जब फैक्टर अदर देन प्राइस चेंज होती है तो वहां पे शिफ्ट इन डिमांड कर्व होता है। नेक्स्ट आपका इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, ये तो नहीं होगा, ऑल ऑफ द एबव भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। आपको पता है इसे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहते हैं। ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड कैन अकर ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। बिल्कुल जी, जब इनकम हम बढ़ाएंगे तो डिमांड भी बढ़ेगी। डिक्रीज इन प्राइस, प्राइस जब किसी चीज की घटेगी तो डिमांड बढ़ाएंगे। नेक्स्ट आपका इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स, सब्स्टिट्यूट्स की जब प्राइस बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे? उसके साथ वाले, उसके जो सब्स्टिट्यूट्स हैं उसकी भी डिमांड हम बढ़ाएंगे। ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, ये क्वेश्चन आप देखें, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपका, जिससे सारा कंसेप्ट से ब्रशअप हो जाएगा। इसके अंदर एक मार्केट है जिसके अंदर 3 लोग हैं, ए बी सी। ठीक है, और इन तीनों की डिमांड यहाँ पे दे रखी है, हमें मार्केट डिमांड फंक्शन बताना है। मार्केट डिमांड क्या होता है आपको पता है? सम ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड व्हिच प्रेजेंट इन द इकोनॉमी और वी कैन से इन द मार्केट। तो सबसे पहले हम इसे डिमांड के टर्म्स में लिख लेंगे, जैसा कि आपका है P इज इक्वल टू 35 माइनस 0.5 QA। तो यहाँ से आपका QA क्या हो जाएगा? अगर मैं चेक करूं P माइनस 35, जस्ट अ सेकेंड गाइस, ठीक है, P माइनस 35 अपॉन 0.5 और ये माइनस का। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ रहा है? माइनस 2P प्लस 70, तो इसे हम 70 माइनस 2P लिख लेंगे। क्लियर है? QA तो आपका ये हो गया। सिमिलरली QB इसी तरह आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका इधर 50 आके 0.25 है, तो ये क्या हो जाएगा? 200 माइनस 4P। और हमें QC अगर निकालना हो तो क्या करेंगे? इसे 2 है यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपका P माइनस 40 और ये 40 माइनस ये 20 माइनस QC क्या हो जाएगा? 0.5P। ठीक है, ये है। तीनों को आप समअप करेंगे तो ये कितना होगा? 70, 20, 90 एंड 290। और ये कितना? माइनस 4P माइनस 6P और माइनस 6.5P। क्लियर है आपको? तो ये चीज़ें, ये आपका मार्केट डिमांड हो गया। सिमिलरली मार्केट सप्लाई इज गिवन बाय ये, तो आप यहाँ से कुछ नहीं करना है आपको। हमें पता है मार्केट इक्विलिब्रियम पे कब आती है? जब क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांड। ये आपका 40 प्लस 3.5P इक्वल टू 290 माइनस 6.5P। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 7, 10, 40 प्लस 10P इक्वल टू 290। तो यहाँ से आ गया 10P इक्वल टू 290 माइनस 40 250। तो प्राइस तो हमारा पता चल रहा है कितना? 250 प्लस
सॉरी अपॉन 10 के 25, तो प्राइस हमारा कितना आ गया 25। नेक्स्ट हमें क्वांटिटी भी निकालना है, तो आपको यहाँ बस वैल्यू पुट करने हैं, ठीक है। 25 अगर यहाँ पे है तो ये कितना हो जाएगा, जस्ट आपको यहाँ से बस इसी इक्वेशन में, या आप डिमांड वाले में भी पुट कर सकते हैं, तो वहाँ वैल्यू पुट करेंगे QS इज इक्वल टू 40 प्लस 3.5 इंटू 25, और यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। क्वांटिटी लाइट का क्वांटिटी की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व इलस्ट्रेट्स, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कह रहा है अगेन शिफ्ट इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये तो नहीं हुआ। कॉम्प्लीमेंट इफेक्ट नो, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डेफिनेटली। इनकम इफेक्ट नो, इनकम इफेक्ट हमें पता है जब फैक्टर अदर देन द प्राइस होता है तो उसके अंदर हम इनकम इफेक्ट लेते हैं, और वहाँ पे क्या होता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व होता है, तो इनकम इफेक्ट तो नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, क्योंकि हमें पता है जब ये अगर है तो अगर इसके अंदर हमारा मूवमेंट हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट इंक्रीज इन डिमांड इज शोन बाय डिमांड कर्व, इंक्रीज इन डिमांड इज शोन बाय डिमांड कर्व व्हेन, क्या होगा बताएं, डिमांड कर्व इज शोन बाय डिमांड कर्व व्हेन कर्व शिफ्ट्स राइट, बिल्कुल राइटवर्ड जब शिफ्ट होती है हमारी डिमांड कर्व तो ये हमारा क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होता है, तो आपको पता है। नेक्स्ट आपका कर्व शिफ्ट्स लेफ्ट, लेफ्टवर्ड जब शिफ्ट होता है तो डिक्रीज इन डिमांड शो होती है। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व देयर इज नो चेंज, ये नहीं होगा। मूवमेंट अलोंग द कर्व सुनो, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व से क्या पता चल रहा है कि वो डिक्रीज भी हो सकती है इंक्रीज भी हो सकती है, बट इन्होंने क्लियरली नहीं बताया कि डाउनवर्ड मूव हो रही है अपवर्ड मूव हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बिल्कुल से, इनकम, डिजायर टू परचेज, तो ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ कंज्यूमर थिंक दैट देयर आर वेरी फ्यू सब्स्टिट्यूट्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट देन, इफ कंज्यूमर थिंक देयर आर वेरी फ्यू सब्स्टिट्यूट्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट देन डिमांड फॉर इट विल बी प्राइस इन इलास्टिक। इन इलास्टिक से मतलब क्या है कि अगर प्राइस बढ़ भी रही है तो क्वांटिटी डिमांड घट नहीं रही है। मतलब इनवर्स रिलेशनशिप हमने देखा है कि टोटल आउटरली मेथड के अंदर जब इनवर्स रिलेशनशिप होती है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में तो वहाँ पे इलास्टिक डिमांड होती है, बट अगर डायरेक्ट रिलेशन हो और कोई रिलेशन ऐसा एस्टेब्लिश ना हो तो वहाँ इलास्टिक डिमांड कर्व होती है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, कंज्यूमर थिंक दैट देयर आर वेरी फ्यू सब्स्टिट्यूट्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मतलब किसी एक चीज के लिए बहुत ही कम सब्स्टिट्यूट्स है, ना के बराबर है, तो वहाँ पे क्या होगा इनवर्स रिलेशनशिप नहीं होगी, ठीक है। इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड इज 0.5 then the demand for that good is, if the price elasticity of demand for a good is 0. that बताएं क्या है, if the price elasticity of demand for a good is 0.5 then the demand for that good, हमें पता है जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होती है तो हम इसे इन इलास्टिक कहते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब 0 होती है तो इसे ग्रेटर देन 1, तो ये हमारा क्या हो गया इलास्टिक, जब 1 होती है तो ये यूनिटरी इलास्टिक है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है 0.5 यानी कि ये लेस देन 1 है तो डिमांड फॉर डेट कुड बी इन इलास्टिक, क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी डिक्लाइंस द टोटल रेवेन्यू विल इंक्रीज इफ द डिमांड इज, प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्लाइंस, पता है हमें क्या चीज, प्राइस और रेवेन्यू के बीच में जब इनवर्स रिलेशनशिप हो तो इलास्टिक डिमांड होती है, हमने टोटल आउटले के अंदर चेक किया इसे। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व शोज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, बिल्कुल सही बात है। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर द सेशन, आपका पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स इससे कवर हो रहा है। थैंक यू सो मच।